हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो गई थी विजन की 30th एंड 31st मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। मैंने आपसे कल रात ही बोला था कि जैसे ही 30 एंड 31st मार्च की करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएंगे तो मैं आपको कल मॉर्निंग में आपके लिए ले आऊँगी। तो चलिए गाइस, इसके अलावा अगर आपको किसी को पॉलिटिका कोर्स अटेंड करना है या फिर ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो @mittalvaishali94 पे। फाइन, इसके अलावा गाइस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द नीति आयोग रिलीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है हेल्थ सेक्टर में कवर होगी अंडर GS3, और जो हेल्थ की जो न्यूज़ होती है मेनली इकोनॉमी में कवर हो जाती है। इवन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हेल्थ की जो न्यूज़ है वो कवर होती है। ठीक है, अभी क्या जो इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, यू शुड नो कि इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सिर्फ हॉस्पिटल्स ही इंक्लूड नहीं होती, सभी जो हॉस्पिटल्स हैं वो हैं, जितने भी जो मेडिकल डिवाइसेज इक्विपमेंट हैं ये सब इंक्लूड है। इवन की जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये सब भी कवर है। क्लिनिकल जो हम ट्रायल्स करते हैं, जैसे अभी न्यू मेडिसिन आई कोवैक्सीन वगैरह, तो इनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं ये सब इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, टेलीमेडिसिन जैसे आप मेड लाइफ के थ्रू ये सब आप जो, या फिर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मतलब कि टेलीफोन पे कनेक्ट करते हैं कि आप पेशेंट टू डॉक्टर को कनेक्ट करते हैं, ये सब इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक पार्ट है। और मेडिकल टूरिज्म भी, जैसे अगर कोई और कंट्री का बंदा इंडिया में इलाज कराने आता है तो वो मेडिकल टूरिज्म इसे बोलते हैं, तो ये भी इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के क्या हाईलाइट्स हैं जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ की गए। सबसे पहले कि हमारी जो इंडिया की जो हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है वो कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल रखती है। हेल्थ केयर के साथ जैसे कुछ इनिशिएटिव हैं जैसे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जैसे आयुष्मान भारत, इसकी वजह से डायरेक्टली नियर अबाउट 7.5 मिलियन पीपल लोगों को क्या मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिली है। 2022 तक इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा स्पेशली इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये सबसे ज़्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि देखो मेडिकल फील्ड में आप देखना मैक्सिमम जो नर्सिस हैं या फिर जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट रहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर अगर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो इंडिया का जो फीमेल स्पेशली जो लेबर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। फाइन, इसके अलावा और क्या क्या ग्रोथ होगी। सबसे पहले जो हमारा डेमोग्राफिक एंड एपिडोमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, जैसे इससे क्या होगा, जैसे अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो अब तक ऑफकोर्स सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज से क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स अगर आपको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड मिल रही हैं तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो अभी इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज 67 मानी जाती है, तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज होगी। साथ में जो एजिंग है, मतलब कि जैसे इंडिया में बंदा ज़्यादा जल्दी बूढ़ा होने लग जाता है, ज़्यादा जल्दी डिजीजेस आ जाती हैं, तो एजिंग है वो भी क्या है कि डिक्रीज होगी। फाइन, इसके अलावा हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन को अट्रैक्ट करें फॉर मेडिकल टूरिज्म, मतलब कि जैसे एशियन या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो रिलेटिवली बैकवर्ड है, तो वहाँ से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप आओ इंडिया में आओ और अपना इलाज करा के लेके जा सकते हो। इसके अलावा हम कुछ और पॉलिसी एनवायरमेंट्स को इनेबल कर सकते हैं, जैसे लिबरलाइज एफडीआई डिज़ाइन, मतलब कि हम अलाउ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सेक्टर में। इसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आपको पता है ये स्कीम कितनी ज़्यादा चल रही है, स्पेशली जेनरिक मेडिसिन, सो दैट हम अपनी इंडिया को बना सकें, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स वगैरह। हम कितना पढ़ते हैं ना कि हमारा इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, जेनरिक मेडिसिन का, लेकिन जो हम रॉ मटेरियल के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, तो किस तरह से हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, तो इसमें ऑलरेडी ये स्कीम चल रही है, PLI स्कीम चल रही है। इसके अलावा हमारा जो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल बेड, स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है हम उसको पूरा कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपको पता है डिमांड ज़्यादा रहती है और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो कम है, अवेलेबिलिटी कम है, सप्लाई कम है, तो इससे हम ये सप्लाई गैप, जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके कुछ और फैक्टर हैं जैसे टेलीमेडिसिन और जो अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी है पोस्ट कोविड एरिया में, वो भी बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। फाइन, नेक्स्ट है सेगमेंटल एनालिसिस। अब क्या है सेगमेंट, क्या देखो, इनेबलिंग पॉलिसीज जैसे स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू ट्रिपल पीस इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रिपल पीस मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो हम उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे BM जन आरोग्य योजना से क्या होगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया में 34% से 50% तक पहुँच जाएगा। मतलब कि आपको पता है जन आरोग्य योजना के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली जो गरीब लोग हैं उन्हें सेकेंडरी और जो टर्शरी हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वो इंश्योरेंस का मतलब कि इलाज करा सकते हैं, और 5 लाख तक का उनकी फैमिली को कवर करता है। तो अभी जो ये इंश्योरेंस की जो सुविधा है वो 34% पॉपुलेशन ले रही है। अगर हम इसमें मतलब कि और लाइक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मतलब कि
पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे जो ये पीएम जन आरोग्य योजना का जो फ़ायदा है वो 50% पॉपुलेशन तक ले सकती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्लस्टर डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जन औषधि स्टोर्स आपको पता है जहाँ पे आपको सस्ते मतलब कि दामों पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या है, मेनली हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एक्सपेंड करके टायर 2 से टायर 3 लोकेशन में कर सकते हैं। आप देखना मैक्सिमम जो आपको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे जो आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ में मिलते हैं, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको एक्सपेंड करके टायर 3 सिटीज़ में भी लेके जाए। तो जितना जो प्राइवेट सेक्टर है वो मतलब कि आएगा इसमें, तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो भी क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे टायर 3 सिटीज़ में भी। इसके बाद जो मिडिल क्लास ग्रो कर रही है उससे क्या होगा, आपको पता है जैसे ही ग्रो करते हो तो कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उसका जो बर्डन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे क्या होएगा, ये मतलब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो क्या आएगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस हम ज़्यादा लोगों तक बांट पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल सेंटर होता है इनका भी एक्सपेंशन होगा। मतलब आप समझिए होंगे जहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट ये सब टेस्ट किए जाते हैं वहाँ ये सब क्या आएगा, एक्सरे ये सब चीज़ों का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू रूल्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ फंड्स टू द स्टेट। तो ये जो न्यूज़ है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी, ठीक है। अभी सेंटर ने टाइटन किए कि किस तरह से जो सेंटर है वो फंड एलोकेट करता है स्टेट्स को, तो वो ग्रांट्स को किस प्रोसीजर से क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थ्रू न्यू रूल्स। फाइन, देखो आपको पता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें जो सेंटर क्या कुछ रेशो में अपना कंट्रीब्यूट करता है। लाइक जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनमें 60:40 में क्या करता है, मतलब कि शेयर करता है ना, 60% जो पैसा है वो सेंटर देता है, 40% जो पैसा है वो स्टेट करता है, ठीक है। इसके बाद जो यूनियन टेरेटरीज है उसमें ऑलमोस्ट 100% देता है, और जो नॉर्थ ईस्ट या जो हिली स्टेट्स हैं उसमें 90:10 का इस तरह का शेयरिंग रहता है सेंट्रल स्टेट में, ठीक है। तो अब जो सेंटर है जो फंड्स कुछ देता है स्टेट्स को, या 60% दे रहा है, 90% दे रहा है, तो वो किस प्रोसीजर में वो पैसे बांटेगा अंडर द स्कीम, तो इसके लिए कुछ न्यू रूल्स लाया। कौन लेके आया जरा हम देखते हैं। न्यू रूल्स में क्या, हर एक स्टेट को सेटअप करना होगा एक सिंगल नोडल एजेंसी फॉर ईच सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है उसकी हर स्कीम के लिए आपको एक सिंगल नोडल एजेंसी हर एक स्टेट को सेटअप करना होगा। सेंटर क्या करेगी, ये जो फंड्स होगा स्टेट अकाउंट में क्या करेगी, भेजेगी, जिसको ट्रांसफर किया जाएगा टू कंसर्न सिंगल नोडल एजेंसीज अकाउंट विद इन एन पॉइंट। मतलब कि क्या करेगी, सपोज करो अगर सेंटर है वो जो फंड दे रहा है वो पंजाब को दे रहा है, ठीक है, तो वो पहले पंजाब की गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसमें भेज देगी, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो विद इन 21 डेज अपना जो सिंगल नोडल एजेंसी जो उसने सेटअप किया उसके अकाउंट में उसको भेजना होगा, ठीक है। स्टेट को अपने शेयर भी रिलीज करना होगा विद इन 40 डेज ऑफ द रिलीज ऑफ द सेंटर। मतलब कि जैसे 60% शेयर जैसी सेंटर ने स्टेट को दे दिया तो उसके 40 दिन के अंदर स्टेट को भी अपने जो पैसे हैं उसको रिलीज करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो फेज एंड कंडीशनल फंडिंग होगी फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि 25% से ज़्यादा टोटल सेंटर की फंडिंग है इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब कि 25% से ज़्यादा फंडिंग सेंटर रिलीज नहीं करेगी अगर बिगिनिंग हुई है फाइनेंशियल ईयर, जैसे आज से हुई है, ठीक है। इसके अलावा फर्दर अगर आपको फंडिंग चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होगा और इंश्योर करना होगा कि जो 75% जो टोटल रिलीज फंडिंग है उनको यूटिलाइज कर चुकी है। फाइन, further funding on the condition that state government has transferred and ensured utilization of 75% of the total release fund, ठीक है। इसके अलावा इन फंड्स पे कोई भी अगर इंटरेस्ट रन हुआ है वो आपको मैंडेटरी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भेजना होगा। फाइन, इसके अलावा जितनी भी जो सिंगल नोडल एजेंसीज आएगी या फिर जो IAs हैं उनको क्या करेंगे, उनको मैप करना होगा टू द सेंट्रली रन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक एंड मॉनिटर फंड फ्लो। मतलब कि ये जो है वो क्या करेंगी, देखो ये जितनी भी सिंगल नोडल एजेंसीज होगी हर एक स्टेट की, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, जो सेंटर के द्वारा रन किया जा रहा है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उन पे हम इसको मैप कर देंगे, डिस्प्ले करेंगे, जहां जो क्या करेगी, ट्रैक करेगी आपके फ्लो को, फंड का कैसा फ्लो हो रहा है और उनको मॉनिटर करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो न्यू रूल्स है इससे हम क्या क्या हमारे लिए फ़ायदा क्या है, इससे जो ग्रांट्स रिलीज होते हैं उसमें डिले होता रहता है, वो डिले जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस करेगी, या फिर जो फंडिंग में जो पैसों को पुअरली यूटिलाइज़ किया जाता है या फिर अंडर यूटिलाइज़ किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी और मतलब कि अपने स्टेट्स को अपने इंटरेस्ट में फंड्स को यूज़ करते हैं, इन सब के इश्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो नियरली 30 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है इन ऑपरेशन कंट्री। इसके अंदर जैसे कुछ मनरेगा होगी, मिड डे मील होगी, PM आवास योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, PM स्कॉलरशिप, ठीक है, PM ग्राम स्वराज योजना, स्वच्छ भारत मिशन, तो ये कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है। ये स्कीम मैंने आपको बताया ये जॉइंटली फंड की जाती है बाय द सेंटर एंड द क्या नाम है, स्टेट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो सेंटर स्टेट फंडिंग होती है वैसे तो 60:40 होते हैं नॉर्मल स्टेट पे, 90:10 में होती है जैसे नॉर्थ स्टेट्स और हिली एरियाज में होगी, बाकी यूनियन टेरेटरीज में 100% सेंटर ही फंड करता है। फाइन, नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं दैट इज ट्राइफेड एक्सचेंजेस MOU फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर MSP फॉर MFP स्कीम एंड द वन धन योजना। तो ये जो न्यूज़ है हमारी कहाँ कवर होगी, ये हमारी सोशल इशूज़ में कवर होगी। एक सेकेंड,
एमएसपी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनके लिए एमएसपी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, किसमें, वन धन जन योजना में, ठीक है। ट्राइफेड ने एमओयू साइन किया किसके साथ, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखो अभी हमको पता है ये 2 यूनियन टेरिटरीज अलग होती थी, तो अभी इसको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। तो इस यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया है, इसके साथ एमओयू साइन किया गया है, सो दैट हम क्या कर सके, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं इनके एमएसपी दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इम्प्लीमेंट कर सके एंड वन धन योजना के, ठीक है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सके, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो लोग गैदर करते हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो ये गैदर करते हैं, हम उनको उनके प्रोडक्ट का फेयर प्राइस प्रोवाइड कर सके और वो सो दैट सस्टेनेबल वे में क्या कर सके, एमएफपीस को क्या कर सके, हार्वेस्ट कर सके, दैट इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर सके, ठीक है। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं इनके पास लीगल पावर होती है कि वो एमएफपी को ओनर कर सकते हैं, उनको गवर्न कर सकते हैं थ्रू पेसा एक्ट, दैट इज अ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 और साथ में फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर, ठीक है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर किया है, एमएफपी में क्या क्या इंट्रोड्यूस होता है, देखो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो सब इसमें इंक्लूड होता है, जो प्लांट से ओरिजिन होता है, जैसे बैम्बू हो गया, ब्रशवुड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। वन धन योजना जो है वो भी इसी स्कीम का एक पार्ट है, दैट इज द जो मतलब कि इसी का एक पार्ट है, जो कि इसका प्रोग्राम, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, एमएफपीस की मार्केटिंग कर सकें, इनको वैल्यू एडिशन कर सकें, जैसे आप देखते हो फूड प्रोसेसिंग होती है, उसी तरह हम क्या चाहते हैं कि एमएफपीस को हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, उनको ब्रांड कर सकें, मार्केटिंग कर सकें, उनके कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। इसका एम ये है कि हम इसमें क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ओन किए जाते हैं वन धन विकास केंद्र, इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है हर एक जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे, फाइन, मतलब कि हर एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में एक वन धन विकास केंद्र है और वो जो केंद्र है वहीं के ट्राइबल की जो कम्युनिटी है उनके द्वारा ओन किए जाते हैं, ठीक है। इस हर एक जो केंद्र है इसके अंदर 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और हर एक ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 20 लोग हैं, फाइन, मतलब नियर अबाउट 300 लोग होते हैं, ठीक है। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। ट्राइफेड इसमें नियर अबाउट 15 लाख रुपये हर एक केंद्र को प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम होता है वो कुछ ट्राइबल की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करता है, जैसे अगर कोई इनके लैंड को पोसेस कर लेता है बिना किसी राइट्स के, या फिर कोई अगर एमएफपी कलेक्ट मेन प्रोड्यूस करने में कोई इनको रेस्ट्रिक्ट करता है, या फिर कोई इनको एक्सप्लॉइट करता है, जैसे कोई मिडल मैन हो गया, तो इन सब के जो इश्यूज होते हैं ट्राइबल मैन के उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है। ट्राइफेड के बारे में आपको पता होना चाहिए किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर है, जिसको एस्टैब्लिश किया था 1987 में, सो दैट हम क्या कर सकें, जो ट्राइबल लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें। इसने क्या किया था, एमएफपी के ट्रेड को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, एक सेकेंड, हाँ, एमएफपी के ट्रेड को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, मतलब कि एक आपको ब्रांड दिया था, उसको लीगल किया था, जो भी ट्राइबल्स की तरह कल्टीवेट किया जाता है, मतलब कि एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर से हम जो ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करें, मार्केटिंग करें, ठीक है। इसके अलावा जो भी ट्राइबल पीपल के द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम सोल्ड करते हैं अंडर द ब्रांड ट्राइब्स इंडिया, ठीक है। तो दैट आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज द focus to be on bringing mRNA based vaccine platform in India, CSIR, that is the Council of Scientific and Industry Research। देखो ये जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो सबसे पहले आपको आरएनए के बारे में बताना चाहिए, इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए क्या करता है, जो भी आपकी डीएनए में जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट करता है उस फॉर्मेट में, सो दैट आप प्रोटीन्स बिल्ड कर सको, और फिर उसको क्या मूव करता है किसमें, राइबोसोमल प्रोटीन फैक्टर में। सिंपल बात क्या है, आरएनए क्या करता है, जो आपके डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक फॉर्मेट में क्या करता है, यूज़ करता है, सो दैट हम प्रोटीन्स को बिल्ड कर सकें, और फिर उस जो प्रोटीन को बिल्ड होता है उसको ट्रांसफ़र करता है किसमें, राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्रीज में, ठीक है। आरएनए के पास ओनली वन स्ट्रैंड होता है और इसको हम इसमें, और ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। अभी क्या जो CSIR और भारत बायोटेक है उन्होंने कोलैबोरेट किया, सो दैट हम क्या कर सके, जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन प्लेटफॉर्म लेके आ सके इंडिया में, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक में जो mRNA वैक्सीन हैं जो मेनली फिजर और मॉडर्ना ने डेवलप किए हैं, और इवन कि इन वैक्सीन को अप्रूव भी किया है कि आप यूज़ कर लो, ठीक है। अनलाइक जो कन्वेंशनल वैक्सीन हैं जो क्या करते हैं, जो देखो हमने आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, मैंने आपको ये बताया, हमने पहले पढ़ा हुआ है क्या होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, हम वायरस को क्या करते हैं, लाइक कोई हम क्या करते हैं वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस को कभी यूज़ करते हैं, कभी डेड फॉर्म ऑफ वायरस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी कन्वेंशनल वैक्सीन में क्या होता है, कन्वेंशनल वैक्सीन में कुछ होता है, लेकिन जो ये जो वैक्सीन है, जो mRNA वैक्सीन होते हैं, इसमें क्या होता है, हम जो वायरस या बैक्टीरिया की जो वीकेंड फॉर्म होती है, मतलब जो उसकी वीक फॉर्म होती है उसको यूज़ करते हैं और उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर RNA वैक्सीन क्या करते हैं, वायरस के उस जीन, तब वो जो वीकेंड फॉर्म गया ना जीन उसका वायरस का, अब उसमें क्या होता है, उसके कुछ जीन्स होंगे, तो उस जीन्स को यूज़ करके क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में डेवलप करता है, ठीक है। mRNA टाइप है, RNA का टाइप है जो DNA से जेनेटिक कोड को कैरी करता है इस फॉर्म में कि अब कि वो मतलब कि
प्रोटीन्स को बना सके, ठीक है। mRNA वैक्सीन्स ये बताते हैं कि किस तरह से जो सेल हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, टीच हाउ आवर सेल्स हाउ टू मेक अ प्रोटीन, और किस तरह से वो इम्यून सिस्टम हमारे अंदर डेवलप करते हैं आवर बॉडीज, जो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कोविड-19 में है क्या, जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा है तो वो क्या कर रहा है, आराम से कोविड को हरा पा रहा है, ठीक है। जो RNA वैक्सीन होते हैं वो सेफ होते हैं और इन्फेक्शन भी नहीं फैलाते हैं, और इसमें क्या ज़्यादा अच्छे से जो इम्यूनिटी है, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप होती है, ठीक है। अभी क्या कोविड-19 में क्या न्यू डबल म्यूटेंट वेरिएंट एक कोरोना वायरस का डिटेक्ट किया था इंडिया में, ठीक है। म्यूटेशन आपको पता होगा इसमें क्या होता है, जो वायरस है वो चेंज करता रहता है, जो अपना प्रॉपर्टी है उसको चेंज करता रहता है, जैसे मल्टीपल की, जैसे आपने देखा जैसे वायरस एक बार आपकी बॉडी में चला गया तो वो क्या रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, और जैसे ही वो रेप्लिकेट होता रहेगा तो वो क्या करता है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे चेंज करता है। अगर वो चेंज करे तो इसका मतलब वो म्यूटेशन है, ठीक है। तो डबल म्यूटेशन कब होता है, जब दो म्यूटेटिव वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएंट्स वो इकट्ठे आते हैं और एक थर्ड वेरिएंट बना लेते हैं, ठीक है। इंडिया में जो रिपोर्ट हुआ था वो कौन सा रिपोर्ट हुआ था डबल म्यूटेंट, वो हुआ था कॉम्बिनेशन ऑफ E484Q और L452 जो कि USA में पाया गया, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि कौन सा इंडिया में पाया गया था डबल म्यूटेंट, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल लिमिट स्टेट्स रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन मैटर्स। देखो ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GST। अभी क्या रिसेंटली क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या बोला है, स्टेट गवर्नमेंट्स और UT गवर्नमेंट्स को बोला है कि वो कोई भी एडिशनल डायरेक्शन इम्पोज नहीं करेगी अगर एक बार उन्होंने अप्रूवल करा लिया सेंटर से, फाइन। मतलब कि अगर कोई चीज़ सेंटर ने एक बार आपकी अप्रूव कर दी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की या किसी भी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अलग से कुछ और डायरेक्शंस इशू नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये क्लैरिफिकेशन इशू कब की गई, तब ओडिशा गवर्नमेंट ने बोला कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए एक साइट स्पेसिफिक प्लान को क्या किया इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि हमें एक क्लैरिफिकेशन दी जाए कि हम इस माइनिंग प्रोजेक्ट में क्या साइट स्पेसिफिक प्लान को इंप्लीमेंट कर सकें। हाईवे जो डायरेक्शंस थी उस कहीं ना कहीं वो सीरियस चैलेंज दे रही थी फॉरेस्ट को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्क्रीट लिस्ट, फाइन। अभी के जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 है वो प्रोहिबिट करता है कि आप फॉरेस्ट में मतलब कि उसको उनके पेड़ को काट नहीं सकते किसी भी नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए। मतलब अगर आप माइनिंग कर रहे हो या फिर आप रोड्स बना रहे हो तो ये नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए आप किसी भी फॉरेस्ट के पेड़ों को नहीं गिरा सकते विदाउट प्रायर क्लियरेंस बाय द सेंटर। मतलब कि जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट डेवलपर को पहले वो पे करना होगा, मतलब कि पहले उसको कहीं और फॉरेस्ट प्लांट करने के लिए पे करना होगा इक्वल एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड। मतलब कि अगर आपने 500 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया को क्या किया यूज़ किया तो आपको अलग से 500 हेक्टेयर के लिए एरिया को आपको हमें पे करना होगा, सोचना वहाँ पे ट्रीज़ को प्लांट कर सकें और ट्वाइस द एरिया डिग्रेडेड हो रहा है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा 500 एकड़ का डबल एरिया आपको प्रोवाइड करना होगा इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी नॉन फॉरेस्ट लैंड, फाइन। तो मनी को रिजेक्ट किया जाता है किसके अंडर, कैंपा फंड, दैट इज अ कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। मतलब कि अगर आप फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहे हो तो आपका कंपेंसेटरी आपको एफोरेस्टेशन करना है, तो इस फंड के अंदर हम मनी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको कैंपा फंड के बारे में पता होना चाहिए। ये जो कैंपा फंड था ये 2006 में लेके आया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब 2001 में जब जजमेंट दी। सब्सिक्वेंटली कैंपा एक्ट और कैंपा फंड रूल्स को 2016 में और 2018 में इनेक्ट भी किया गया था, ठीक है। आपको कैंपा फंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कैंपा फंड एक नेशनल लेवल का कॉर्पस फंड है जहाँ पे आपको कंपेंसेशन अमाउंट देना पड़ता है अगर जैसे इंडस्ट्रीज़ को अगर वो किसी फॉरेस्ट के लैंड को यूज़ कर रही है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, ठीक है। इस फंड को हम यूटिलाइज करते हैं सो दैट हम कहीं और एफोरेस्टेशन कर सके, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और फॉरेस्ट रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप कर सके और नेचुरली क्या करें फॉरेस्ट को रीजनरेट कर सकें, फाइन। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड द रिस्पॉन्स। अभी क्या है डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं जैसे UK, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, उन्होंने WHO के साथ क्या बोला है कि हमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनानी चाहिए जो काम करे टुवार्ड्स द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। मेन गोल ये है कि हमें क्या करना है अपने नेशनल, रीजनल और जो ग्लोबल कैपेसिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, हमें कुछ अप्रोचेज यूज़ करनी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, और सो दैट जो फ्यूचर में अगर इस तरह से जो पैंडमिक है कोरोना जैसी तो हम उससे क्या कर सके, उससे जल्दी से रिकवर हो सके। रेजिलियंस का मतलब था क्विकली, हाउ क्विकली यू रिकवर, ठीक है। इसका एम नहीं कि हम क्या कर सके बेटर वे में प्रिपेयर रह सके सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट द पैंडमिक, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड असेस एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू पैंडमिक इन अ हाईली कोऑर्डिनेटेड फैशन, फाइन।
नेक्स्ट है 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी क्या जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, जो कि इंडिया के गवर्नर भी इंडियाज़ गवर्नर हैं कहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, उन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसको 2014 में सेटअप किया गया था ड्यूरिंग 6th ब्रिक्स समिट। देखो ये ब्रिक्स का एक बैंक है, ठीक है। ब्रिक्स की कंट्री 5 है, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जब 6th ब्रिक्स समिट हुई थी तब एनडीपी बैंक को सेटअप किया गया था थ्रू फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। तो यू शुड नो अबाउट द फोर्टालेजा डिक्लेरेशन कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो बैंक की कैपिटल है वो इक्वली शेयर है अमंग द फाउंडिंग मेंबर। जो सभी मेंबर थे यूएन के वो इस बैंक के मेंबर्स हो सकते हैं। हाईवर जो ब्रिक्स नेशन के जो शेयर हैं वो कभी भी 55% से कम नहीं हो सकते। मतलब कि किसी और कंट्री ने ब्रिक्स के अलावा अगर यूएस से इसका पार्ट बनना चाहते, यूके बनना चाहते तो वो इसमें शेयर बना सकते, लेकिन 55% जो टोटल शेयर है वो सिर्फ ब्रिक्स कंट्री के ही होंगे, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, चाइना के शंघाई में है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार। रिसेंटली ये जो 11th एडिशन हुआ है इंडो यूएस का ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार, उसको कंडक्ट किया गया, ठीक है। ये किसके कंडक्ट किया जाता है, इंडो यूएस, मतलब कभी कभी इंडिया कंडक्ट करता है, कभी यूएस से कंडक्ट करता है, अल्टरनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है DSIR प्रोमोटिंग इनोवेशंस इन इंडिविजुअल स्टार्टअप्स एंड MSMEs की, ठीक है। रिसेंटली के एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रिज्म वासनोज। जो DSIR है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेता है जिसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज, इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कि उनको प्रमोट कर सकें, डेवलप कर सकें, यूटिलाइज कर, मतलब कि जो इंडिया में जिस टेक्नोलॉजी को हमने मतलब कि डेवलप किया है हम उसको प्रमोट कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें और उसे आगे तक ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। प्रिज्म का एम यही है, प्रिज्म मतलब प्रमोटिंग इनोवेशंस, मतलब कि हम इनोवेशंस को प्रमोट करें यहाँ पे इंडिविजुअल्स में, स्टार्टअप्स में, MSME से। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो भी इंडिविजुअल इनोवेटर है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी। मतलब कि वो अगर आपने कुछ चीज़ डेवलप करी है तो आप एक्चुअल में उस टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर बन सको। अपनी कैसे करके हम उनको कैसे टेक्नो प्योर बना सकते, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर हम उसको कैसे बना सकते हैं, उसको प्रमोट करके, उसको सपोर्ट करके, उसको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करके और कमर्शियली विबल इनोवेशन उनको प्रमोट करके, ठीक है। इसके अंडर क्या है, एक इनोवेटर होता है इंडियन नेशनलिटी का, उसको हम टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये वेरियस सेक्टर्स में इंप्लीमेंटेड है, एनर्जी से लेकर हेल्थ केयर से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है गैलेटिन 6। गैलेटिन 6 क्या होता है, चीप एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं जो मेनली माइनिंग में यूज़ किया जाता है या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क में यूज़ किया जाता है, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज या टनल्स। यहाँ पे अगर आपको कुछ एक्सप्लोजिव करना है तो आपको यहाँ पे गैलेटिन 6 को यूज़ किया जाता है। हाईवर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते विदाउट अ डेटोनेटर। जो गैलेटिन 6 की मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो पेसो है वो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देखो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस और आप वही निकाल के आ जाओगे। जो पेसो है वो अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, नोडल एजेंसी की किस तरह से हजार्डस सब्सटेंसेस की सेफ्टी को रेगुलेट कर सके, जैसे एक्सप्लोसिव, कॉम्प्रेस्ड गैस एंड द पेट्रोलियम। लास्ट न्यूज़ है दैट इज द अंडर सी केबल टू कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया टू नॉर्थ अमेरिका। अभी क्या फेसबुक और गूगल ने प्लान किया है कि वो 2 अंडर सी इंटरनेट केबल्स इको और बाइफ्रोस्ट को कनेक्ट करेगा किसके साथ, सिंगापुर, इंडोनेशिया और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये जो केबल होगी वो जावा सी से पास होके जाएगी और ये केबल होगी वो फर्स्ट होगी जो डायरेक्टली क्या करेगी, नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करेगी टू द मेन पार्ट्स ऑफ द इंडोनेशिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो 30th एंड 31st मार्च के डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।